एक लड़का अपने बेड पर सो रहा था। उसके चेहरे पर बहुत तनाव दिख रहा था। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो गाना गा रही थी। हमारी ये अधूरी कहानी, हमारी ये अधूरी कहानी। वह गाना बार बार उसके गानों में गूंज रहा था और वह परेशान होकर या यूं कहें कि कुछ घबराकर उठकर बैठ जाता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है। वह पानी का ग्लास उठाता है, लेकिन उसमें उसे किसी लड़की की परछाई दिखती है जो रो रही थी। उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं माँ, बस पानी का गिलास छूट गया हाथ से और टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं साफ कर दूंगी। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पिछले 3 महीने से देख रही हूँ तुम इतने बुझे बुझे से रहते हो, ना ज्यादा किसी से बात करते हो ना ही सुनते हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। कोई परेशानी नहीं है। 2 बज रहे हैं रात के, काफी देर हो गई है। आप भी सो जाइए जाकर। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम जब चाहे तब आकर मुझसे बात कर सकते हो। साहिल हाँ में सिर हिला देता है। अगली सुबह साहिल कॉलेज पहुंचता है, जहां सौम्या गेट के पास उसका इंतजार कर रही थी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। वो रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए लेट हो गया। चलो चलो अब जल्दी चलो। वे दोनों जाने लगते हैं। तभी साहिल की नजर एक बेंच पर पड़ती है। वहां उसे एक लड़का लड़की बैठे दिखते हैं। लड़का अपने हाथों से लड़की को चॉकलेट खिला रहा था। उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। साहिल, साहिल। वह चौंक जाता है और सौम्या की तरफ देखता है। वो बेंच की तरफ इशारा करते हुए दोबारा से बेंच की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं है वहां। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो अब जल्दी क्लास में चलते हैं। उनके जाते ही बेंच पर फिर वही परछाई दिखने लगती है। कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल घर आ जाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। वह अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालता है जिसमें लड़की की फोटो होती है। वह फोटो को एल्बम से निकाल लेता है और फोटो के लिए बेड पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटने शुरू हो जाते हैं। हमें एक कॉलेज दिखता है जिसका कैंपस काफी सारे स्टूडेंट से भरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज पहला दिन है कॉलेज का। चारों तरफ हर कोई किसी ना किसी से बात कर रहा था। कोई अपना स्कूल का वक्त बता रहा था तो कोई कॉलेज में क्या क्या करेंगे यह बता रहा था। तभी हमारी नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर आकर ठहर जाती है। वह कोने में सलवार कमीज पहने चुपचाप हाथ में बुक लिए डरी हुई सी खड़ी थी, अपने आसपास के शोरगुल से एकदम अलग। न जाने किस बात का डर था उसे। तभी एक लड़का लड़की आपस में मस्ती करते हुए वहां से निकलते हैं। साहिल के बच्चे रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। अच्छा, फिर बता। साहिल उस लड़की के सामने से भागता हुआ निकलता है और एकदम से रुक जाता है और उसे देखने लगता है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है। मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। तब तक साहिल के साथ जो लड़की थी वह भी वहां आ जाती है। क्या हुआ साहिल? देखना सौम्या, ये यहाँ खड़ी थी। मुझे कुछ परेशान लगी तो बस वही पूछ रहा था। हाय, आई एम सौम्या। आई एम साहिल, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, यानी कि आपका सीनियर। और आप? वह लड़की उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, सिमरन। साहिल अचानक से आंख खोलता है। उसके कानों में सिमरन नाम गूंज रहा था। वह पास रखी टेबल से ग्लास उठाकर पानी पीता है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था उस कमरे में, और ना जाने कब तक पसरा रहता अगर उसका फोन ना बजता। तो साहिल कॉल रिसीव करता है। हेलो। हेलो साहिल। हाँ बोलो। मैंने आज शाम का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं क्या पागल लगता हूँ तुम्हें? अभी तक तो नहीं हुए हो, लेकिन जिस तरह से तुम जा रहे हो ना,
मुझे वह दिन दूर नहीं लगता। अब वह नहीं है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते हो? मैं फोन रख रहा हूँ सौम्या। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह पागलपन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा एक दिन। और वह फोन काट देती है। साहिल भी कमरे से बाहर चला जाता है खाना खाने। उसकी माँ उसे खाना परोस रही होती है। आज खाने में क्या है माँ? बैंगन का भरता है। साहिल के कान में अचानक से कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ खाने में। क्या? साहिल एकदम चौंकते हुए होश में आता है। उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। क्या हुआ बेटा, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहिल बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला जाता है। वह मुंह धो ही रहा होता है, उसे शीशे में फिर सिमरन की परछाई दिखती है, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता। वह भागते हुए बाहर आ जाता है। साहिल सौम्या को फोन मिलाता है। कितने बजे चलना है डॉक्टर के पास? तो आखिर मान ही ली ना तुमने मेरी बात। 7 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर साथ में चलेंगे। शाम को सौम्या साहिल के घर आती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वह साहिल अपने कमरे में है। ठीक है आंटी। वे साहिल के कमरे में जाने लगती है। बेटा 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आंटी कहिए ना। साहिल कुछ दिनों से बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। ना किसी से ज्यादा बात करता है, ना मिलता है, बस अपने आप में ही गुम रहता है। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? नहीं नहीं आंटी, मुझे तो कुछ नहीं पता। बेटा प्लीज, तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम एक बार बात करके देखो। जी आंटी। सौम्या साहिल के कमरे में जाती है। साहिल सिमरन की तस्वीर हाथ में पकड़े खड़ा होता है। सौम्या यह देख लेती है। सौम्या उसके हाथ से वह तस्वीर ले लेती है और साहिल को गुस्से से देखती है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? होश में तो हो? चलो। दोनों डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी दूर सिमरन की आत्मा खड़ी थी और वह रोते हुए गाना गा रही थी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। यस मिस्टर साहिल, मिस सौम्या से मेरी बात हुई थी आपके केस को लेकर। जी वो मुझे आजकल नींद नहीं आती है ठीक से और थकान भी महसूस होती है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपने अपने अंदर छुपा रखी है या आप बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रही हैं? वो सौम्या बीच में बोलते हुए, डॉक्टर इसे दिन भर कुछ ना कुछ सोचने की आदत है, इसी वजह से खुद को एकदम बीमार कर लेता है। ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ आपको, इन्हें लीजिए और 1 हफ्ते बाद फिर से आइएगा, तब हम आगे बात करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, पागलपन का नहीं। सिमरन 3 महीने पहले मर चुकी है, वह अब नहीं है, समझे तुम? जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और बाकी सबके लिए भी, समझे? वे वहां से गुस्से में चली जाती है साहिल को छोड़कर। साहिल आसमान की तरफ देखता है और वह भी चलने लगता है। पीछे से सिर्फ सिमरन खड़ी होती है और रोते हुए गाना गा रही होती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ऐसा क्या है जो साहिल को यूं बेचैन कर रहा है? कौन सा राज दफन है उसके अतीत के पन्नों में जो ना तो उसे जीने दे रहा है ना मरने? और कौन सी कहानी अधूरी है जिसे सिमरन पूरा करने आई है? साहिल काफी देर से अपने घर पहुंचता है। इतनी देर कहाँ लग गई बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। जा बेटा, थोड़ा आराम कर ले जाके। साहिल अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे खिड़की से बाहर एक लड़की की परछाई दिखती है जो गाना गा रही होती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वो घबरा कर खिड़की बंद कर लेता है और खिड़की के सहारे ही टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और अपने अतीत के पन्नों को एक बार दोबारा पलटने लगता है। सिमरन, नाम तो काफी अच्छा है आपका। मैं चलती हूँ। शो, बाय द वे मिस सिमरन,
अगर आपको यहाँ कॉलेज में कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कह सकती हैं। सिमरन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले दिन कैंटीन में सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। साहिल और सौम्या भी वही थे। सिमरन भी वहीं आ जाती है। साहिल सिमरन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इससे सवाल मैं पूछूंगा। साहिल सिमरन के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। मिस सिमरन। सिमरन घबराई हुई नजरों से उसे देखती है। उसके होठ कांप रहे होते हैं। अरे आप तो अभी से इतना घबरा रही हैं। अभी तो मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं है। सिमरन चुपचाप खड़ी रहती है। चलो कुछ मत करो, बस अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। परिवार का नाम सुनते ही सिमरन के पसीने छूटने लगते हैं। एक सीनियर उसे देखकर बोलता है, मुंह में जबान तो है ना? स्टॉप इट गाइस, देख नहीं रहे उसकी क्या हालत हो रही है। वो सिमरन की तरफ देखकर बोलता है। घबराओ नहीं, आराम से बताओ। सिमरन बहुत धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, मेरा नाम सिमरन है, मैं आजमगढ़ से हूँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन है परिवार में? वो मेरे परिवार में। वो अचानक से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे इससे क्या हुआ? छोड़ ना, चल बाकी सबसे बात करते हैं। उनका कॉलेज ऐसे ही चल रहा था। सिमरन अक्सर साहिल से टकरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी कोई बात नहीं करती थी। हमेशा एक डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद साहिल अपने बाइक से घर जा रहा होता है। तभी उसे सिमरन एक पेड़ के पीछे छुपी हुई दिखती है। वो सामने देखता है तो दो आदमी उसे इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसमें से एक आदमी साहिल के पास आता है। आदमी वो उसे सिमरन की फोटो दिखाते हुए पूछता है, इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं। थोड़ी देर सिमरन को ढूंढने के बाद वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। सिमरन अभी भी वहीं छुपी हुई थी। साहिल पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। सिमरन बहुत घबरा जाती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ साहिल खड़ा था। ये जो दो आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये कौन थे? सिमरन बिना जवाब दिए जाने लगती है। साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। देखो, एक बार तुम बच गई, जरूरी नहीं है कि तुम बार बार बच जाओ। बेहतर होगा अभी तुम मेरे साथ चलो। सिमरन उसकी तरफ देखती है और फिर उसके साथ चलने लगती है। अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लो, वरना कोई पहचान लेगा तुम्हें। सिमरन अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लेती है। साहिल उसे अपने घर ले आता है। साहिल के घर पर बस वो और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ उस वक्त घर पर नहीं थी। सिमरन सोफे पर बैठ जाती है। साहिल उसे पानी देता है। अब बताओ कौन थे वो लोग और तुम उनसे इस तरह से क्यों छुप रही थी? सिमरन पहले उसे देखती है, फिर सामने देखने लगती है। मेरी ताऊजी के बेटे। क्या? तो फिर तुम उन लोगों से छुप क्यों रही थी? क्योंकि मैं घर से भाग कर आई हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं है। शुरू से बताओ कि आखिर बात क्या है। वो खड़ी होती है और बताना शुरू करती है। मैं आजमगढ़ के गांव बथालगंज के जमींदार की बेटी हूँ। मेरे परिवार में माँ, पापा, ताऊजी, ताईजी और उनके दो बेटे हैं। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। ताऊजी को नशा करने की आदत थी, इसलिए दादाजी ने मेरे पापा को अपनी जायदाद का वारिस बना दिया। ये बात ताऊजी और उनके परिवार को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चुप रह गए। मेरे माँ पापा ने उन्हें और उनके परिवार को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे में मेरे पापा की मौत हो गई। उस दिन ताऊजी और उनके परिवार ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए और वो रोने लगती है। वो लोग मुझे और मेरी माँ को बहुत तंग करते थे। वो मेरी माँ से वसीयत लेना चाहते थे, क्योंकि मेरे पापा ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उनके बेटों के नाम और बचा हुआ आधा मेरे नाम कर दिया था। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, लालच बुरी बला है। उन्हें मेरा आधा हिस्सा भी चाहिए था, इसलिए एक दिन उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। साहिल ये सुनकर हैरान था, लेकिन मेरी माँ ने जाते जाते असली वसीयत मुझे देकर वहां से भगा दिया, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन तुम यहाँ नैनीताल कैसे पहुँची? शुरू से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इंटरनेट पर कॉलेजेस वगैरह सर्च किया करती थी। जब से ताऊजी के अत्याचार हम पर बढ़ गए थे, तब मैंने यहाँ के कॉलेज में अप्लाई कर दिया था। सोचा था माँ को लेकर यहाँ आ जाऊंगी और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी उन लोगों के खिलाफ, पर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए ये जरूरी तो नहीं ना। वो लोग मेरे पीछे उसी वसीयत की वजह से पड़े हैं। वो मुझे मारकर सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि तुम यहाँ हो? रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से मैंने काठ गोदाम की टिकट ली थी, तो जाहिर सी बात है कि इधर के ही इस इलाके में होंगी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता लग गया कि मैं यहाँ नैनीताल में हूँ। अब तुमने क्या सोचा है?
पता नहीं, कुछ नहीं सोचा। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। आज उन्हें उसी का पता चल गया, तभी तो वो आज मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं। अब तुम कहाँ जाओगी? नहीं पता। साहिल सौम्या को कॉल करता है। हाँ साहिल। साहिल सौम्या को सारी बात बताता है। क्या तुम सिमरन को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे सकती हो? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मम्मी पापा को बता देती हूँ। ओके। वो फोन रख देता है। अरे ये तुमने क्या किया? मैं सौम्या के घर कैसे रह सकती हूँ? मेरी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। डोंट वरी, सौम्या के पापा पुलिस में हैं, तो तुम्हारे ताऊजी उनसे पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। थैंक्स। यू आर वेलकम फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। साहिल सिमरन को सौम्या के घर ले जाता है। आओ बेटा, सौम्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। थैंक यू अंकल। आओ सिमरन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा। सौम्या सिमरन को एक कमरे में ले जाती है। थैंक यू सो मच। मेरा सामान? डोंट वरी, हम कल सुबह जाकर ले आएंगे, मैंने पापा से ऑलरेडी बात कर ली है। थैंक्स। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ। ओके। साहिल भी होश में आता है। वो सोचते सोचते खिड़की के पास ही जमीन पर बैठ गया था। अचानक से कमरे का टीवी ऑन हो जाता है और उसमें गाना बजने लगता है। वो पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। वो ग्लास वहीं रख देता है और टीवी बंद करने चला जाता है। जब वो पलट कर देखता है तो पानी का ग्लास भरा हुआ था। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। उसे टीवी में सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लगभग 2 घंटे बाद उसे अपने पास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसकी आंख खुलती है। उसकी माँ उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया था तुझे? कब से उठाने की कोशिश कर रही हो? वो उसे गले लगा लेती है। साहिल फिर से टीवी की तरफ देखता है। उसे कोई नहीं दिखता। वो एक राहत की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं सिमरन की परछाई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और उसे देखी जा रही है। सिमरन को तो साहिल, सौम्या और उसके पापा तीनों का साथ मिल गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक इंसान को अपना शरीर छोड़ना पड़ गया और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और अपनी मंजिल ढूंढ रही है। साहिल अपने कमरे में सो रहा होता है और नींद उसे एक बार फिर बीती यादों के समुद्र में बहाकर ले गई। अगले दिन कॉलेज में सिमरन सौम्या के साथ आती है। साहिल भी उन्हें गेट पर मिल जाता है। हाय। हाय डूड। हाय। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला है? तुम मुस्कुरा रही हो। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। ओके। क्लास खत्म होने के बाद मिलते हैं। हाँ। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। सिमरन अपनी आंखें खोलती है और साहिल और सौम्या के पास आ जाती है। वाओ, तुम इतना अच्छा गाती हो और मुझे पता भी नहीं। कमाल है। और क्या क्या छुपा रखा है अपने अंदर? ये तो बस ऐसे ही। फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो जाती है। सिमरन मिस फ्रेशर और उसी के बैच का लड़का रोहन वो मिस फ्रेशर बन जाते हैं। वक्त के साथ साहिल और सिमरन नजदीक आने लगे। सिमरन पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन हो रहा था। साहिल चाहता था कि सिमरन भी खड़ी हो, लेकिन वो मना कर। सिमरन, तुम क्यों इलेक्शन में खड़ी नहीं होना चाहती? तुम तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी हो और बाकी एक्टिविटीज में भी। साहिल, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम जानती हो ना, मैं भीड़ देखकर नर्वस हो जाती हूँ, उन्हें फेस नहीं कर पाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फ्रेशर्स वाले दिन कैसे तुमने सबके सामने गाना गा लिया? अरे पर वो तो मेरे लिए था, है ना? सिमरन नजरें चुराने लगती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद तुम जानती हो। आई लव यू। सिमरन उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सिमरन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों के सामने आने से डर लगता है, लेकिन हमेशा से मैं ऐसी नहीं थी साहिल। मैं भी बाकी सबकी तरह ही थी, एक खुश मिजाज लड़की। मुझे हालातों ने ऐसा बना दिया। जिस दिन मेरी माँ को जलाया गया था, उस दिन एक तरफ जैसे जैसे वो जल रही थी, मेरे अंदर भी बहुत कुछ खत्म होता जा रहा था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सारी जिंदगी एक हादसे की याद के साथ तो नहीं बिताई जा सकती ना सिमरन। वक्त आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी की तकलीफों से बाहर निकलो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस इलेक्शन में खड़ी हो जाओ और जीतो भी। होगी ना? सिमरन हाँ में सिर हिलाती है। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। उस दिन सिमरन, साहिल, सौम्या और उसके दोस्त सब जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। सबका साथ पाकर सिमरन का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम उसने इतनी अच्छी स्पीच दी थी कि स्टूडेंट्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस थे। वो एक बार फिर से जिंदगी खुलकर जीने लग गई थी।
और साहिल के साथ से उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत बन गई थी। इन्हीं सब के बीच इलेक्शन हो जाते हैं और सिमरन ने काफी अच्छे अंतर से इलेक्शन जीत लिया था। साहिल और सिमरन एक बेंच पर बैठे हुए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू। ये सब तुम्हारे साथ के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि सिमरन ये भूल चुकी थी कि उसकी बीती जिंदगी का साया आज भी उसके सर पर मंडरा रहा है। एक दिन वो कॉलेज से घर जा रही थी कि एक काले रंग की गाड़ी उसके आगे आके रुकती है। उसमें से दो लोग निकलते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल देते हैं। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या ये क्या लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। साहिल, साहिल। साहिल अचानक से चौंक कर बैठ जाता है। जब जिंदगी में सब इतना खूबसूरत चल रहा था तो ऐसे कौन सा तूफान इसकी जिंदगी में आया जो सिमरन को अपने साथ बहा कर ले गया। साहिल अगले दिन कॉलेज जाता है। अब ठीक हो तुम? हाँ। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में जाने लगते हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहां सिमरन का पोस्टर आधा फटा हुआ चिपका था। ये पोस्टर इलेक्शन टाइम का था। उस पोस्टर के सामने खड़े होकर दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। इसकी कहानी भी अजीब ही रही। हवा के झोंके की तरह आई और ना जाने एक दिन कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता ही नहीं। सही कह रहा है यार। साहिल तो सिमरन से प्यार करता था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कि अचानक से ये कहाँ चली गई। हाँ, वो बेचारा भी कितना गुमसुम हो गया है इसके जाने के बाद। चल क्लास में चलते हैं। साहिल और सौम्या ये सब सुन रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्लास में चले जाते हैं। तभी हमारी नजर उस पोस्टर पर पड़ती है जहाँ सिमरन की परछाई रो रही थी। साहिल और सौम्या क्लास में पहुँचते हैं जहाँ उनकी टीचर पहले से पढ़ा रही होती है। तभी साहिल टीचर के पीछे सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और उसके कानों में हमारी अधूरी कहानी गाना गूंजने लगता है। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। साहिल, व्हाट हैपेंड? मैम, वो टीचर पीछे पलटकर देखती है लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता, पर साहिल को लगातार सिमरन दिख रही थी। वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर पर आकर रुकता है। क्या हुआ बेटा? वो उनके गले लग जाता है। हुआ क्या है बेटा, ये तो बताओ। साहिल उनसे अलग होकर घर में भगवान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर में वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है जहां अतीत का समंदर फिर उसे अपने साथ बहा ले जाता है। सिमरन को दो लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ जब सौम्या घर पहुंचती है तो उसे वहां सिमरन नहीं मिलती। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो साहिल को फोन मिलाती है। हेलो साहिल, सिमरन तेरे साथ है क्या? नहीं तो, आज तो वो कॉलेज से जल्दी ही निकल गई थी। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ? रुको, मैं भी उसका फोन ट्राई करता हूँ। साहिल उसका फोन काट कर सिमरन का फोन ट्राई करता है, लेकिन काफी बार ट्राई करने पर भी फोन नहीं उठता। वो फिर से सौम्या को फोन करता है। यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतनी बार फोन करने के बाद भी पिक नहीं हुआ। मुझे भी टेंशन हो रही है। खैर, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, तू भी यहीं आ जा। ठीक है। साहिल सौम्या के घर आ जाता है। सौम्या भी तब तक अपने पापा को सब बता देती है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। मैं खुद भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसने तुम लोगों को कुछ बताया था कि कहाँ जा रही है? नहीं अंकल, उसकी क्लास आज जल्दी खत्म हो गई थी, तो इसलिए वो घर जल्दी जाने के लिए कह रही थी। कहीं उसके परिवार वालों ने तो कुछ? मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर, तुम लोग चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। सौम्या के पापा सिमरन को ढूंढने चले जाते हैं। साहिल और सौम्या भी उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में सिमरन कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। आखिर कौन हो तुम लोग और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आवाज आती है। अच्छा, हम कौन है? इतनी जल्दी भूल गई हमें तू। वो आवाज सुनकर सिमरन के होश उड़ जाते हैं। सिमरन के दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता? शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन तू भी तो हमारी बात नहीं समझती। तू हमें वो वसीयत दे दे, फिर हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, हमें भी ये सब करना कहाँ अच्छा लगता है। तू हमारी बात मान ले, फिर हम भी तुझे अच्छे भाइयों की तरह शादी करके विदा कर देंगे। वो दोनों हंसने लगते हैं। सिमरन उन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देखती है।
इतना लालच, छी। अपना हिस्सा मिलने के बाद भी ये हरकतें। अरे भाई तो बहन के रक्षक होते हैं, लेकिन आप लोग तो भक्षक से भी गए गुजरे हो। हम यहाँ तेरा कोई भाषण सुनने नहीं आए हैं, समझी? सीधे सीधे हमें वो वसीयत दे दे, वरना हमें अपनी बात मनवानी आती है और ये तू अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ सौम्या के पापा साहिल और सौम्या कॉलेज के आसपास पूछताछ करते हैं। एक छोटे से दुकानदार ने सिमरन को किडनैप होते देखा था। उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था, लेकिन डर की वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। सौम्या के पापा के पूछने पर वो उन्हें सब बताता है और गाड़ी का नंबर भी दे देता है। अब देखना, बहुत जल्द सिमरन का पता चल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर लोकेशन ट्रेस करने के लिए भेज दिया है। भगवान करे सिमरन ठीक हो। डोंट वरी, सब ठीक होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो वसीयत आप लोगों को नहीं दूंगी। मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन अपने दादाजी और पिता की मेहनत की कमाई मैं इसे गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत! अभी तक हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे थे। आखिर कुछ भी हो, है तो तू हमारी बहन ही, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं है। शायद तुझे भी तेरे माँ बाप के पास ही पहुँचाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी तू। वो सिमरन पर बंदूक तान देता है। तभी सौम्या के पापा साहिल और सौम्या के साथ आ जाते हैं। उनकी पुलिस फोर्स भी बाहर आ जाती है। अगर गोली चलाने की कोशिश भी की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बंदूक नीचे करो अपनी। वो दोनों डर जाते हैं और बंदूक नीचे रखकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। साहिल और सौम्या सिमरन की रस्सियां खोलकर अपनी तरफ ले आते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जान से खेलने का। अब चलो पुलिस स्टेशन, तब बताता हूँ तुम लोगों को। उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सिमरन एक एक जोरदार थप्पड़ उन दोनों के गाल पर जड़ती है। तुम दोनों ने जो किया है उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। बहुत दिन तुम लोगों से डर डर कर जी ली मैं, लेकिन अब नहीं। सिमरन हमें माफ। चुप, एकदम चुप। हिम्मत भी मत करना माफी मांगने की। माफी शब्द तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? बेटी, हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली है। अंकल, सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि मैं अपनी ताऊजी और ताई जी के खिलाफ भी अपनी माँ को मारने की कंप्लेन दर्ज कराना चाहती हूँ। मैं उस हादसे की चश्मदीद गवाह हूँ। बहुत हुआ ये सब, अब और नहीं। शाबाश बेटी। सिमरन की गवाही के बाद उसके ताऊजी और उनके पूरे परिवार को सजा हो जाती है। सच ही है, हमें कोई कब तक डरा धमका सकता है जब तक हम उससे डरें और झुकें। सिमरन की जिंदगी अब एक सही दिशा में जाने लगी थी। एक दिन सिमरन और साहिल कैंटीन में बैठे हुए थे। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना। अचानक तेज हवा से साहिल के कमरे की खिड़की खुलती है और वो अपने अतीत से बाहर आ जाता है। तभी साहिल की माँ उसके कमरे में आती है। अब कैसा महसूस कर रहा है तू? ठीक हूँ। देख बेटा, ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है। मेरे इतना पूछने के बाद भी तू नहीं बता रहा, तो जरूर कुछ ऐसा है जो तूने अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तू खुद सोच के क्या कर सकता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तू मुझे खुद बताएगा। और वो वहां से चली जाती है। बताऊंगा माँ, बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। तभी हमारी नजर खिड़की पर पड़ती है जहां सिमरन की परछाई आंखों में आंसू भरे बस साहिल को देखे जा रही थी। आखिर क्या हुआ था सिमरन के साथ? कौन सा बोझ है जो साहिल अपने मन पर रखे हुए है? साहिल सौम्या को फोन करता है। हेलो। हाँ साहिल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। ठीक है, पहाड़ी पर आ जाओ 1 घंटे में। आता हूँ। साहिल और सौम्या क्लिफ पर पहुँचते हैं। बहुत हुआ सौम्या, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। साहिल जाने लगता है, लेकिन सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमने इतना सब कुछ इसलिए तो नहीं किया था कि तुम एक दिन सब पर पानी फेर दो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी आत्मा नहीं कचोटती तुम्हें? हम दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, सिमरन के खून से। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया था। तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहा कर ले जाएंगी अपने साथ। आज ये बात अपनी जुबान पर ले आए हो, दोबारा मत लाना। अपने मन में ये बात बिठा लो, हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता कि सिमरन कहाँ चली गई। चुप रहने से सच नहीं बदल जाएगा कि हमने उसे मारा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। इस प्लान की शुरुआत तब हुई जिस दिन सिमरन ने मुझे। साहिल और सौम्या बात कर रहे थे। सिमरन के साथ बहुत गलत किया ना उसके परिवार वालों ने।
वैसे देखा जाए तो इतना भी गलत क्या था। क्या मतलब? वो अकेली लड़की थी, उसे इतनी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी। जरूरत से क्या मतलब है? उसका हक है। तुम ज्यादा आइडियल मत बनो। उसे इस प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी, लेकिन हमारे बहुत काम आ सकती है। ये तुम? सौम्या साहिल का हाथ अपने सर पर रख लेती है। सौम्या एकदम बौखलाते हुए बोलती है, तुम्हें मेरी कसम, देखो उसका तो अब इस दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना बचपन से। हमारे सुनहरे भविष्य के लिए मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। वादा करो मुझसे कि तुम मुझे वो प्रॉपर्टी ला कर दोगे। साहिल बहुत बेमन से हाँ में सिर हिला देता है। फिर से दोनों उसी पहाड़ी पर खड़े हुए दिखेंगे। और उस दिन से शुरू हुआ था ये प्यार का खेल। देखो वो मर चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी भी हमें मिल चुकी है, तो तुम कोई बेवकूफी मत करना, समझे। साहिल उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो सड़क पर चल रहा था और आगे की कहानी के पन्नों को पलट रहा था जो उसने और सौम्या ने मिलकर लिखी थी। सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिमरन ये सुनकर हैरान रह जाती है। अभी तो हमारा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों तो एक दूसरे को अपना मान ही चुके हैं ना। पर तुम्हारी घर वाले? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है, और वो भी नाना जी के यहाँ उनकी तबीयत की वजह से गई हुई है। न जाने कितना वक्त लग जाए उन्हें आने में। मैं उन्हें मना लूंगा। हम अगले हफ्ते ही शादी करेंगे। अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। ठीक है। सिमरन मन में कुछ सोचती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। सिमरन दुल्हन के जोड़े में साहिल के साथ मंदिर में खड़ी थी, आंखों में अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजाए। सौम्या भी वहीं थी और पंडित जी हवन कुंड के पास शादी की तैयारी कर रहे थे। साहिल और सिमरन की शादी शुरू होती है। वो तीनों शादी के बाद मंदिर से बाहर आते हैं और सिमरन उन दोनों को मंदिर के पीछे एक कमरा था वहाँ चलने को कहती है। साहिल, आज मैं तुम्हें हमारी शादी के दिन एक तोहफा देना चाहती हूँ। सिमरन पास रखे अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है और साहिल की तरफ बढ़ाती है। ये क्या है? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच ना पहले था और ना अब है। मैं बस बिना किसी बोझ के तुम्हारे प्यार के सहारे अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। साहिल और सौम्या एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। सौम्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया था वो तो सिमरन ने खुद ब खुद उसके हाथ में रख दी। दूसरी तरफ साहिल के मन में एक उलझन सी चल रही थी। मैं अभी आती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सौम्या साहिल से कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। सिमरन एक बहुत अच्छी लड़की है। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है साहिल, और वैसे भी एक आखिरी काम अभी बाकी है। साहिल हैरानी से देखते हुए, अब क्या बाकी है? सिमरन को मारना होगा। साहिल एकदम शॉक्ड रह जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो हो तुम? देखो, जो हमें चाहिए था वैसे भी मिल गया है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर वो जिंदा रही तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ जानने के बाद वो शांत रहेगी? तुम्हें उसे मारना ही होगा। तब तक सिमरन आ जाती है। सिमरन, मैं अब चलती हूँ। वैसे भी न्यूली वेडेड कपल्स को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और वो साहिल को इशारा करते हुए रूम से बाहर छुपकर खड़ी हो जाती है। साहिल एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, सिमरन, आज हमारी शादी हुई है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगी? सिमरन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और आंखें बंद करके गाना शुरू करती है। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। वो गाना गा ही रही होती है कि अचानक से उसके मुंह से एक आह निकलती है और वो आंखें खोलती है। उसके पेट में चाकू भोंके साहिल खड़ा था। सिमरन आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हुई जमीन पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। साहिल आंसू भरे उसके पास बैठ जाता है। आई एम सॉरी। तब तक सौम्या आ जाती है। चलो जल्दी से इसकी बॉडी को कहीं दफन कर देते हैं। वो दोनों मंदिर के पास ही एक कच्ची जमीन में उसे दफना देते हैं। साहिल यही सब सोचते सोचते उसी जगह पहुंच गया था जहां उन दोनों ने सिमरन को दफनाया था। आई एम सॉरी सिमरन, आई एम रियली सॉरी। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है।
और सिमरन की परछाई उसके सामने आने लगती है। वो उसके सामने आ जाती है। साहिल उसे देखता ही रह जाता है। सिमरन आंखों में आंसू लिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें प्यार भी वही हुआ जहाँ धोखा हरदम था। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे साथ प्यार का दिखावा किया, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था साहिल। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। इसलिए मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतने दिनों से मैं तुमसे यही बात कहना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। आई रियली लव्ड यू। जाओ, माफ किया मैंने। ये कहकर सिमरन की आत्मा गायब हो जाती है। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसके इतने बड़े गुनाह के लिए उसे यूं ही माफ कर दिया जाए। वो माफी ही अपने आप में एक सजा होती है। ऐसा ही कुछ साहिल भी महसूस कर रहा था। साहिल अपने आंसू पोंछता है और मन में कुछ सोचकर कहीं चला जाता है। अगले दिन वो सौम्या के पास आता है और उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाता है। ये क्या है? उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो प्रॉपर्टी सिमरन ने मेरे नाम की थी। सौम्या खुश होकर पेपर्स लेते हुए, सच? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे नाम हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है? साहिल मुस्कुराते हुए, और वो पीछे पलटता है। अचानक से सौम्या को साहिल की चीख सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है तो साहिल के पेट में चाकू भुका हुआ था और वह जमीन पर पड़ा था। उसने खुद को चाकू मार लिया था। सौम्या उसके पास आकर बैठती है। सौम्या रोते हुए, ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? अब इस गुनाह का बोझ मैं और नहीं उठा सकता था। तुम्हें जो चाहिए था मैंने लाकर दे दिया तुम्हें। अब मेरे प्रायश्चित की बारी थी। हमेशा खुश रहना। ये कहते ही वो दम तोड़ देता है। हम एक कमरे में देखते हैं, सौम्या कभी तेज तेज हंस रही थी तो कभी रो रही थी और दरवाजे पर उसके पिता उसे यूं देख आंखों में आंसू भरे खड़े थे। साहिल ने जो किया उसका सौम्या के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिस वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। सिमरन की प्रॉपर्टी का कोई हकदार ना होने के कारण सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। अब वो एक सरकारी प्रॉपर्टी थी। तभी हम देखते हैं दूर साहिल और सिमरन एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे और उस हवेली को देख रहे थे। साहिल और सिमरन की अधूरी कहानी तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ हुआ, आज वो किसी की नहीं है। किसी दूसरे के अरमानों की चिता पर अपने महल नहीं खड़े किए जा सकते। इतिहास गवाह है, जब भी धोखे से किसी ने किसी की कोई चीज ली है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी अच्छी लगी या बुरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।